हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद हेमंत। दोस्तों, मैं बता दूं, रोज़ शाम को शार्प 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों से शेयर करें, और अगर कोई भी फीडबैक है ज़रूर दें। हाउ वी कैन इम्प्रूव फॉर यू, कैसे बेहतर कर सकते हैं हम आपके लिए, ज़रूर करेंगे दोस्तों। और कोई भी डाउट है तो बिंदास होके कमेंट्स में पूछें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, आगे चलते हैं। आज का है टॉपिक पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 7 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ज़बरदस्त चैप्टर है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि ये जो 3 स्टेट्स हैं, या आज के टाइम पे शायद नाम भी नहीं होगा, हैदराबाद तो अभी भी सुन रहे हैं आप, कि हैदराबाद पहले अलग रियासत थी। जैसे भारत पाकिस्तान बने, हैदराबाद अलग था। भारत में कैसे मिला? आज ये भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर, ये कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे बना, ये भी अलग था। ये सारा कुछ आज इसमें जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक ब्रीफ जो ओवरव्यू है, सारा क्वेश्चंस को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे अगर आपको कुछ भी नहीं पता है। जिनको पता है वो भी ज़रूर सुने, क्योंकि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन काम की इन्फॉर्मेशन। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 led the formation of the 2 independent and separate sovereign nations, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, अधिनियम, उसके तहत 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, सोवरेन स्टेट्स बने अलग अलग, इंडिया एंड पाकिस्तान। प्रिंसली स्टेट्स थे, दैट वर प्रोवाइडेड 3 ऑप्शंस। जितनी भी रियासतें थी उनको 3 ऑप्शंस दी गई, टू ज्वाइन इंडिया, टू ज्वाइन पाकिस्तान और बीइंग इंडिपेंडेंट। या भारत में मिल जाएं, या पाकिस्तान में, या इंडिपेंडेंटली अकेले अलग से रहें। तो टोटल देयर वर 552 प्रिंसली स्टेट्स, 552, जिसमें से जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर थी, एंड आउट ऑफ विच 549 ज्वाइंड इंडिया। उनमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। बाकी 3, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया। इन्होंने मना कर दिया भारत को ज्वाइन करने के लिए। लेटर ऑन हैदराबाद थ्रू द मिलिट्री एक्शन, जूनागढ़ थ्रू रेफरेंडम, एंड कश्मीर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय महाराजा हरि सिंह, रूरल थे जम्मू कश्मीर के, दैट वर इंक्लूडेड इन द इंडियन यूनियन। ऐसे ये तीनों मिलाए गए। अब ब्रीफ में बात करते हैं हैदराबाद थ्रू मिलिट्री एक्शन। क्या हुआ था हैदराबाद में? वहाँ के निज़ाम थे, तो जो निज़ाम थे वो मुस्लिम रूरल हो गए, लेकिन आबादी जो थी मैक्सिमम वो हिंदू आबादी थी। तो इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंट रहने का डिसीजन लिया कि ये चाहते थे कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग नेशन बने हैं, डोमिनियन स्टेटस मिला है उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर, ऐसे ही वो हैदराबाद को करना चाह रहे थे। और अंदर ही अंदर वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे कि वो पाकिस्तान से मिलते जा रहे थे, लेकिन वहाँ से जबकि उन्होंने चूज़ किया ये चीज़ पाकिस्तान से मिलना, क्योंकि आप ये देखें कि सबसे बड़ी दिक्कत, वो हैदराबाद का जो हिस्सा है वो बिल्कुल एक सेपरेशन है अलग से। आप इंडिया के बीचों बीच है, आप पाकिस्तान से आपकी बाउंड्री नहीं मिल रही, तो दिक्कत आ रही थी। तो नेशनल जितनी भी मतलब अनरेस्ट हो रहा था अंदर ही अंदर। तो फिर क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के, उन्होंने उस टाइम पे लीड किया गवर्नमेंट को और इनके साथ बातचीत की, बीच का रास्ता निकालें, क्या समझौते हुए। तो चीज़ें धीरे धीरे चलती गई। तो अंदर ही अंदर जब दंगे होने स्टार्ट हुए, कारण क्या था दंगों का, कि जो इनकी खुद की फौज थी, तो उनको कहते थे रजाकर्स थे। तो इनकी फौज ने अंदर ही अंदर जो हिंदू जो पॉपुलेशन थी उन पे जुल्म करना स्टार्ट किया। तो कम्युनल दंगे होने लगे, हालात ख़राब होने लगे। तो फिर भारत सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। तब एक ऑपरेशन पोलो रन किया गया, नाम याद रखिए, ऑपरेशन पोलो, जिसके तहत फिर आर्मी ने इंटरफेयर किया। 13 सितंबर 1900 आप लगाइए 47, और 5 दिन के अंदर अंदर सारा कार्यक्रम फिनिश हो गया। उनकी फौज ने सरेंडर किया और भारत के अंदर ये मिल गया। इसीलिए कहा जाता है थ्रू मिलिट्री एक्शन। जूनागढ़ में क्या हुआ, जूनागढ़ के नवाब, उन्होंने पहले इंडिपेंडेंट रहना स्टार्ट किया, फिर बाद में पाकिस्तान में मिलना का डिसाइड कर दिया। विलय उन्होंने कर लिया निर्धारित कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। वहाँ पे भी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू पॉपुलेशन थी, वो नाराज़ होनी स्टार्ट हुई। तो अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, माहौल ख़राब हुआ। तो वो सारी की सारी जायदाद लेके, जो वहाँ का ट्रेजर था, जो शाही खजाना था, उसको खाली करके वो पाकिस्तान चले गए अपनी फैमिली के साथ। नवाब वहाँ से भाग गए। उनके दीवान ने लोगों से अपील की कि थोड़ा शांति बनाएं
और भारत सरकार को इनवाइट किया कि आप आके दखलंदाजी दें और टेक ओवर करें। ऐसे फिर बाद में वहाँ पे टेक ओवर किया गया, और ये जो पढ़ रहे हैं आप रेफरेंडम के थ्रू, इसको प्लेबिसाइड भी कहते हैं, तो लोगों से वोटिंग करवाई गई। तो टोटल 90 से 99% के बीच में लोगों ने ये दिया, अपना जो मंजूरी दी कि हम भारत में रहना चाहते हैं। तब फिर एक ये रेफरेंडम के थ्रू ये भारत में आए। जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया, जो सौराष्ट्र उस टाइम पे जो स्टेट था उसमें मिलाया गया, जो गुजरात का हिस्सा बन गया बाद में। अब बात करते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर में जैसे आप नीचे पढ़ रहे हैं, महाराजा हरि सिंह थे, तो इन्होंने भी अलग रियासत के तौर पे रहना स्वीकार किया कि हम अलग से रहेंगे और पाकिस्तान से भी अपना डिस्टेंस रखेंगे, भारत के साथ भी। लेकिन जब पाकिस्तान का एक ट्राइबल जो कबीला था, उन्होंने इन पे अटैक किया, तो तब इनको एहसास हुआ कि सिक्योरिटी थ्रेट है, कि हम अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तब फिर इन्होंने भारत के साथ एग्रीमेंट किया कि आप हमें फ़ौज की सहायता देंगे और हम आपके साथ इंडियन यूनियन में आएंगे। तब फिर इन्होंने ये इंडियन यूनियन में आए, महाराजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर को लेके। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई। इससे क्या होगा कि आप चैप्टर के साथ जो रेलिवेंसी है इस चैप्टर में मेनली कि स्टेट कैसे बनती है, यूटीज़ कैसे बनती हैं, या कैसे इनका नक्शा बदला जा सकता है, इससे कोरिलेट कर पाएंगे आप। तो आगे चलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट केम इनटू फोर्स इन 1950 went a step further, recognizing the 4 different categories of the territories in Schedule 1। जो भारतीय संविधान जब 1950 में लागू हुआ, तो एक कदम और आगे जाके उन्होंने 4 डिफरेंट टेरिटरीज को कैटेगरीज की टेरिटरीज बनाई शेड्यूल 1 के अंदर। पार्ट ए में क्या था? दैट कंप्राइज्ड फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। जो पहले से ब्रिटिश प्रांत थे वो उसमें मतलब शामिल किए गए। हैविंग ए गवर्नर, उनको कौन कंट्रोल कर रहा था, रेगुलेट या उसके ऊपर राज कर रहा था? दैट वाज अ गवर्नर। एंड लेजिस्लेचर। पार्ट बी में कंप्राइज फॉर्मली प्रिंसली स्टेट्स गवर्नड बाय अ राज प्रमुख। जो भी प्रिंसली स्टेट्स की रियासत थी, वहाँ का चीफ मुखिया कौन होता था? राज प्रमुख। फिर पार्ट सी की बात करें, दैट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस इन बी इज बीइंग गवर्नड बाय द चीफ कमिश्नर। तो ये था जो चीफ कमिश्नर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, पार्ट सी। पार्ट डी जो है, दैट कंप्राइज्ड ऑफ द लोन टेरिटरी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच हैड अ लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती थी और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे अपॉइंट किया गया अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए, इस द्वीप के लिए। तो पार्ट डी वुड गो ऑन फॉर्म द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूटीज़। इस पार्ट डी से ही डिसाइड हुआ कि बाद में कल को यूटीज़ बनाई जाएंगी। आज भी आप देखेंगे कि यूटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? राष्ट्रपति कंट्रोल करते हैं, लेकिन किसके द्वारा? एक एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। एज पर द आर्टिकल 1(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये मैं पहले भी पुरानी क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ कि भारत एक संघ है स्टेट्स का, रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन की बजाय यूनियन है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? प्रोवाइड्स फॉर द एडमिशन ऑफ दी और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अगर कोई एडमिशन करनी है, एस्टेब्लिशमेंट करनी, इसको ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर आज हम पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल दें, जो हम करते नहीं हैं, हम काबिल हैं, करते नहीं हैं, हमारी कल्चर नहीं है। आज हम पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल दें, पाकिस्तान को मिला लें, तो पाकिस्तान इंडिया में मिल जाएगा। तो वो एक स्टेट बन गया। अगर मान लीजिए इंडिया का, वो किसके अंडर आएगा? आर्टिकल 2, क्योंकि हमने बाहरी जो इंडिया की टेरिटरी का हिस्सा नहीं है उसको एक्वायर किया है। तो जब ऐसा एक नया स्टेट बनाते हैं, वो आता है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 क्या है? प्रोवाइड्स फॉर दी पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ द एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इसमें डिफरेंस क्या है? विद इन टेरिटरी, भारत की टेरिटरी के अंदर जो ऑलरेडी है उसमें कोई फेरबदल करना है, नाम बदलना है, एरिया बदलना है, 2 स्टेट को मिला के एक बनाना है, या एक स्टेट को तोड़ के 2 बनाने हैं। जैसे पंजाब में से पंजाब हरियाणा बन गया, हिमाचल बन गया, चंडीगढ़ यूटी बन गई, तो वो सारा आर्टिकल 3 में आ गया। लेकिन अगर जैसे सिक्किम हमने ऐड किया, सिक्किम हमने भारत में ऐड किया, जो हिस्सा नहीं था 1975 में अगर हमने किया, तो वो आर्टिकल 2 में आया, क्योंकि वो बाहर की टेरिटरी थी, वो हमने इंडिया में मिला ली। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। आगे चलते हैं। पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स थ्रू सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, ये वर्ड याद कर लीजिए, एक एक लाइन के अंदर एक एक क्वेश्चन है
कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट नई स्टेट्स बना सकती है। अमेंडमेंट्स मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत अमेंडमेंट की जाएंगी, संशोधन, वो उसके दायरे से बाहर है आर्टिकल 368। प्रेजेंटली इंडिया इज कंप्राइज्ड ऑफ द 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। भारत में आज 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज हैं। अ स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फजल अली was constituted for the formation of the new states in 1953। 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बैठा था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। किसकी चेयरमैनशिप में, अध्यक्षता किसकी थी? फजल अली। और ये नई स्टेट्स बनाने के लिए था 1953 में। 2 और मेंबर थे, वो थे के.एम. पानिकर एंड एच.एन. कुंजरू। के.एम. पानिकर एंड एच.एन. कुंजरू 2 और मेंबर थे, याद रखिए। आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट द मेंबर फजल अली की, तो के.एम. पानिकर एंड एच.एन. कुंजरू ये 2 और मेंबर थे। कुछ रिकमेंडेशंस थी इस कमीशन की, वर इंप्लीमेंटेड इन दी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। और एस.के. धार कमीशन 1948 में रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इंस्टेड ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस। एस.के. धार कमीशन 1948 में बनी, जिसने सिफारिश की, रिकमेंड किया कि रीऑर्गेनाइजेशन की जाए स्टेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब प्रशासन की जो ईजीनेस हो, आसानी हो उसको मैनेज करना, उसकी सुगमता, प्रशासनिक सुगमता। आप ये समझिए कि कितना आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं कि देखिए एक बड़ा एरिया उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो पंजाब, तो हिमाचल वाले एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रही, हरियाणा में नहीं हो रही, तो उसको तोड़ दिया गया कि भाई ऐसे 3 हिस्से बना लेते हैं, इसका हेड कुछ और बनाएंगे, इसका कुछ और, ताकि तीनों उसको आसानी से मैनेज कर सकें, एरिया बड़ा है। तो वो समझ में आता है, इंस्टेड ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर। ये इस कमेटी ने, एस.के. धार ने ये रिकमेंडेशन दी, सिफारिश दी। फिर दिसंबर 1948 में जेवीपी कमेटी बनी, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कांग्रेस टू स्क्रूटनाइज द रिकमेंडेशन ऑफ एस.के. धार कमीशन। उसकी छटनी करने के लिए कि एस.के. धार कमीशन ने क्या क्या बोला था, उसमें से क्या क्या छांटा जाए इस प्रोसेस के लिए। दिस कमेटी इंक्लूडेड जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सितारा मैया। अब 3 मेंबर, जे से याद रहेगा जवाहरलाल नेहरू, वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सितारा मैया। ये तीनों इसके मेंबर थे। इस कमेटी ने रिपोर्ट दी प्रेजेंट की कब? अप्रैल 1949। ऑफिशियली रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। भाषा के आधार पे बंटवारा, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। ऑल्दो द डिमाइस ऑफ पोटी सिरिरा मल्लू, पट्टी है कि पोटी है, कोई लोग बुरा ना मान जाए पोटी बोलने पे भाई, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है। तो आफ्टर दी 56 डे लॉन्ग हंगर स्ट्राइक फोर्स्ड इंडियन गवर्नमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस इन अक्टूबर 1953। देखिए ये था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग इस के अगेंस्ट क्यों थे लिंग्विस्टिक बेसिस पे, कि भाई हम विभिन्नता के प्रतीक है, हमारा देश बहुत डाइवर्सिटी है, तो हमें अखंडता में मेंटेन रखनी, इंटीग्रिटी, कि हम सब मिलके रह रहे हैं। अगर भाषा के बेसिस पे हम बंटने लगे तो वो जो यूनिटी है उसमें डिफरेंस आएगा, मनों में भेद आएगा। और आज है भी ये चीज़, मी बंगाली, ठीक है, मी मराठा, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद आ रहे, है ना, असी पंजाबी हाँ, है ना, भाई हरियाणा का हूँ भाई रे, ठीक है। तो ये आज भी चीज़ें हैं, भाषा का ये इस पर बंटवारा होना, जिसलिए कहा जाता है कि आई एम इंडियन, आई एम पाकिस्तानी, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी रादर देन स्टेट्स पे। लेकिन पट्टी सिरिरा मल्लू, इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल पे बैठे और फाइनली आंध्र प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बना जो भाषा के आधार पे बटा, और उसमें से एक तमिलनाडु में से आंध्र प्रदेश निकल के आया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और तेलुगु बोलने वाले लोग जो थे वो आंध्र प्रदेश बन गया, तमिल बोलने वालों का तमिलनाडु रह गया, अक्टूबर 1953। सो दोस्तों, आई होप कि ये 14 मिनट की पूरी वीडियो, पहली 1 मिनट निकाल दें, 13 मिनट में आपको पूरी डिटेल में पूरी कहानियां, कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस पानी की तरह क्लियर होने चाहिए। देखिए, बिना एडिटिंग की वीडियो है। टीचर वो है जो एक सिंगल फ्लो में, अपने नेचुरल फ्लो में आपको एक्सप्लेन कर पाए उसके मन में जो कॉन्सेप्ट है। अगर उसको स्क्रिप्ट लिख लिख के एडिट करनी पड़ रही हैं तो ही इज़ अ गुड एक्टर बट नॉट अ गुड टीचर। दिस व्हाट आई फील। टीचर को ऐसे एक फ्लो के साथ वो आपको अपनी बात पहुंचा पाए, एक्सप्लेन कर पाए, चाहे वो एग्जाम बेहतर ना निकाल पाए, वो अच्छा कैंडिडेट ना हो, बट अच्छा टीचर होगा। हो सकता है कोई अच्छा कैंडिडेट हो, अच्छा टीचर ना हो,
एग्जाम अच्छा निकाल सकता है बट एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो मेरी कोशिश इसीलिए ये है कि एडिटिंग में टाइम वेस्ट की बजाय आई गिव यू द रियल कंटेंट। उंगली आपके पास है, कभी भी कर सकते हैं, 10 सेकंड आगे फॉरवर्ड मुझे कर सकते हैं। सो दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट द न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। किस प्रोविजन के तहत भारतीय पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो नए स्टेट बना सकती है? आर्टिकल 1, देन B2, C3, D4, E5। छत्तीसगढ़ PCS, इसको यहाँ पे रखता हूँ, 2014। ये है ऑप्शन आपके सामने, आर्टिकल 3C। जैसा मैंने बताया था कि अगर विद इन द इंडियन टेरिटरी आपको जानना है, डिस्कस करना है कि कैसे तोड़ा जा सकता है, 1 से 2 बनाए जा सकते हैं, तो आर्टिकल 3 में आएगा। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर करती है, एम्पावरमेंट देती है इन्हें कि न्यू स्टेट बनाया जा सके टेरिटरी से फ्रॉम एनी स्टेट बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स। इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 2 में है पावर एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट, जैसा मैंने बताया सिक्किम ऐड हुआ। आई होप आई एम क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन दी, किसके पास है? ए पार्लियामेंट, नया स्टेट बनाने की पावर। ए पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, डी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। यूपी PCS 2008। आंसर इज ए पार्लियामेंट। वेरी मच क्लियर, पहले ही पता है हमें। आर्टिकल 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आगे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और आर्टिकल 3 कि नई स्टेट ऐड कर सकते हो, नई स्टेट इंडिया की टेरिटरी के अंदर से, और 2 कहता है बाहर से ला सकते हो। ये इतना रिवाइज करवा दूंगा, नींद में उठ के भी कोई पूछेगा 2 और 3 आर्टिकल में क्या फर्क है आप बताएंगे। पार्लियामेंट कैन इंक्रीज डिमिनिश द एरिया और एनी स्टेट और कैन अल्टर द बाउंड्री एंड नेम ऑफ द स्टेट। बदल सकती है भाई, कम कर सकती है एरिया, बढ़ा सकती है एरिया। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ए पार्लियामेंट, बी लोकसभा, सी प्रेसिडेंट, डी सुप्रीम कोर्ट। यूपी PCS 2015 का क्वेश्चन है। कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड, कौन एम्पावर्ड है इसमें से? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन की स्टेट्स की बाउंड्रीज को बदलने के लिए, दैट इज पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द एग्जीक्यूटिव पावर टू एडमिट अ स्टेट इन द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स? किसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है एडमिट करने की न्यू स्टेट इन द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, ए पार्लियामेंट, डी। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया, फेडरल सिस्टम है जो भारत में, उसके संदर्भ में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सी निम्न में से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1, स्टेट्स हैव राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो राज्य हैं उनके पास अधिकार है कि वो यूनियन से अलग हो सकते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2 है, जस्ट एडवोकेसी ऑफ द सेसेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो एडवोकेसी है कि अगर आप इसकी वकालत कर रहे हो, सेसेशन जो है, विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि एडवोकेसी ऑफ सेसेशन अगर आप उसकी वकालत कर रहे हो कि हाँ जी आप अलग हो सकते हैं, विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि ये आपकी उस राइट की प्रोटेक्शन है कि आपके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। तो इनमें से आंसर्स बताइए कौन सा सही है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 or 2। यूपी PCS 2019 का क्वेश्चन है एंड आंसर इज ए। ए क्यों सही है कि अकेली 1? देखिए राइट स्टेट्स के पास नहीं है बिल्कुल भी, ये BR अम्बेडकर ने ये स्टेटमेंट दी थी, ये प्रोविजन, कि इसीलिए हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आज हमने जैसे USA में एग्रीमेंट साइन कर रखा है कि कभी वो अलग हो सकते हैं। यहाँ पे फेडरेशन नहीं है, यूनियन है, तो अलग होने का तो पॉइंट है नहीं हमारे पास। और अब रहेगी बात इस चीज़ की, इसको ध्यान से देखिए आगे। अब मैं 3rd लाइन रीड कर रहा हूँ, इट रिक्वायर्स ओनली अ सिंपल मेजोरिटी फॉर दिस, जो मतलब पार्लियामेंट ने कभी भी बाउंड्रीज को चेंज करना है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगी। नाउ आर्टिकल 19(1) गारंटीज टू द ऑल सिटीजन्स द 6 राइट। आर्टिकल 19(1) जो है गारंटी देता है सिटीजन्स को 6 राइट्स की। वो 6 राइट्स क्या हैं, ये देखिए। 1 इज टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का और अभिव्यक्ति करने का, एक्सप्रेस करने की आज़ादी। 2 टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आप इकट्ठे हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, शांति से और बिना हथियारों के। 3 टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं अपना, यूनियंस बना सकते हैं, जैसे कि हर एक गवर्नमेंट जॉब या किसी डिपार्टमेंट में होती है हमारी यूनियन, उसका एक नेता है।
ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं आप। फोर्थ है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप पूरे देश में कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं। एक्सेप्शन कैसी है कि जैसे कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, मैंने किसी वीडियो में आपसे शेयर किया था, जैसे अंडमान निकोबार के कुछ ट्राइबल एरियाज हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड है कि उनकी अपनी एक कल्चर है, कस्टम्स है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई हैं। तो देखिए, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि बिहार का आदमी, क्योंकि लेबर है भाई, बहुत मूव करती है, वहाँ उतने रिसोर्सेज नहीं है, बहुत मेहनती लोग हैं, गजब के लोग हैं बिहार के, तो वो अगर मुंबई में, पंजाब में, कहीं जाके गुजरात में सेटल हो रहे हैं क्योंकि काम धंधा वहाँ पे कर रहे हैं, वो हो सकते हैं, यू आर फ्री। जम्मू कश्मीर में अगर ऐसा नहीं था तो सरकार ने सब परखच्चे उड़ा दिए हैं, आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। जम्मू कश्मीर भी आपका है दोस्तों, हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो नंबर 6, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, बट द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ दीज 6 राइट्स ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल 19(2) इटसेल्फ एंड नॉट एनी अदर ग्राउंड्स। ये ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि स्टेट एक रीजनेबल, मतलब जो एलिजिबल हैं, कुछ जिनका कुछ कारण है, इतनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक ठाक रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप ये 6 राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस किस बेसिस पे लगेंगी, वो सारी की सारे ग्राउंड्स, आधार दे रखे हैं आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 2 19(2) में, ना कि और किसी भी ग्राउंड्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशन इज सब्जेक्टेड टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आप देखिए, भारत में एक प्रावधान है, प्रोविजन है कि भाई स्टेट्स के पास अलग होने का राइट नहीं है, स्टेट के पास राइट नहीं है, ये हमारे संविधान में लिखा है। अब आप वकालत कर रहे हैं कि नहीं जी, हो सकते हैं अलग, हमारी मर्जी, हमारे पास तो आज़ादी है, कहीं पे भी रहें, कहीं पे सेटल हों। तो ये उस रिस्ट्रिक्शन में आ गया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में, क्योंकि आप भारत की इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहे हो, अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो आप। सो इसीलिए ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में आता है। ऐसे ही अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं बोलेंगे, जैसा मैंने पुरानी वीडियो में एग्जांपल दिया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कि हम वहीं पे पढ़ेंगे, स्कॉलरशिप लेंगे, खाएंगे पिएंगे, और फिर हम ये एग्जांपल देंगे कि हम अपने देश के लिए बोलेंगे। नहीं बोलेंगे ऐसा, नहीं, वी कांट से। हम धर्म के नाम पे इकट्ठे हो जाएं कहीं पे और हथियार लेके पूरा जो सोसाइटी का या पूरा जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करें, लॉ एंड ऑर्डर को, वी कांट से। वो रिस्ट्रिक्शन है, इकट्ठे हों, शांतिपूर्वक हों। तो ऐसे अलग अलग मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप कुछ भी कोई ट्रेड प्रोफेशन कर सकते हैं, प्रोस्टिट्यूशन है जैसे, हम उसको बढ़ावा नहीं देते कि वो हमारी मोरलिटी, हमारी कल्चर, हमारी डिसेंसी, उसमें बाधा है। तो हर एक चीज़ में ऐसे ऐसे कुछ लिमिटेशंस हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स इज टाइम फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन किए, और क्योंकि एक्सप्लेनेशन काफ़ी सारी थी, और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, काम की इंफॉर्मेशन मिली होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। आज़ादी के बाद किस साल, किस वर्ष में भारतीय स्टेट्स जो हैं उनको दोबारा पुनर्गठन किया गया, भाषा के आधार पे रीऑर्गेनाइज किया गया। ऑप्शन ए 1947, बी 1951, सी 1956, डी 2000। सो दोस्तों, आंसर दें कमेंट में ज़रूर, और प्लीज़ दोस्तों से ज़रूर शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट ज़रूर दें, क्वेश्चंस पूछे बिंदास, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि दोस्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तैयारी गजब की चल रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।